नमस्कार साथियों, आज हम आपको वर्षिका एकेडमी की तरफ से उपसर्ग के बारे में हम समझाएंगे। साथियों, वैसे तो अधिकांश सभी लोग उपसर्ग के बारे में जानते हैं, लेकिन हम आपको कुछ इसमें अलग प्रकार से अर्थात उपसर्ग भी हम आपको कहानी के माध्यम से याद कराएंगे साथियों। ठीक है। और साथियों, आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें यह पूछा जाएगा कि ये अंग्रेजी उपसर्ग है या फारसी उपसर्ग है या हिंदी उपसर्ग है या संस्कृत उपसर्ग है। तो साथियों, सभी अधिकांश साथी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों, हमने इसी वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग भी दिए हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाए। तो 5 मिनट का समय जरूर देना साथियों। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा कर रहे हैं उपसर्ग के बारे में। ठीक है। उपसर्ग की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परिभाषा से। ठीक है साथियों, परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में क्या है, पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात जो पहले लगते हैं। ठीक। वे शब्दांश जो प्रारंभ से जुड़ते हैं। ठीक। वे शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। हो सकता है परिभाषा में आज आपके इन तीनों में से कोई भी एक परिभाषा आ जाए और ये पूछा जाए कि ये उपसर्ग कहलाता है या पढ़ते, तो आपको बताना जैसे जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़ के उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आपको आंसर देना उपसर्ग। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। आपको आंसर देना 3 प्रकार के, एक संस्कृत, एक हिंदी और विदेशी। ठीक। जब आपसे पूछे संस्कृत उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों आपको देना है, आपको आंसर देना 22। ठीक है। कितने? 22। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं हम। अब हम चर्चा कर रहे हैं अंग्रेजी उपसर्ग। साथियों ध्यान से देना, ये अब हम उपसर्ग जो उपसर्ग आएंगे, जो 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे होते हैं हमेशा कि ये कौन सा उपसर्ग है। ठीक है। अब आज उसी को हम याद करने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ लेके आए उपसर्ग की। सब अंग्रेजों की ऊंची पोस्ट होती थी, डिप्टी जनरल वॉइस चीफ हेड। ठीक। अब इसका देखो तो सर, वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सब अंग्रेजों की ऊंची पोस्ट होती थी, या अंग्रेज का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी उपसर्ग। ठीक। सब अंग्रेजों की ऊंची पोस्ट होती थी क्या? डिप्टी जनरल वाइस चीफ हेड। अब इसका अर्थ आपको मैं आप समझाता हूँ। देखो साथियों, यहाँ सब का अर्थ क्या होता है? उप। ठीक है। जब देखो सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, जिस इस प्रकार के जब शब्द आते हैं, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, हमने सबसे चालू किया है, तो इसका मतलब ये कौन सा उपसर्ग है? अंग्रेजी। अब हमने कहा था सब अंग्रेजों की ऊंची पोस्ट होती है, डिप्टी जनरल वाइस चीफ हेड। अब हेड की बात करते हैं, जैसे कि हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय, ये सारे क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी उपसर्ग। इसी प्रकार से डिप्टी जनरल वॉइस से कोई भी वाक्य चालू होता है, तो आप समझ जाओ ये कौन से उपसर्ग है? हिंदी उपसर्ग। आगे सर अंग्रेजी उपसर्ग। ठीक है साथियों। तो जब भी 4 ऑप्शन में कोई भी आए इस प्रकार के, इनमें से इन चारों पांचों में से डिप्टी जनरल वॉइस चीफ हेड और सब, तो आपको फ़ौरन समझ जाना है ये सब अंग्रेजी उपसर्ग है। अब साथियों, अब हम बात करेंगे फारसी उपसर्ग की। ठीक है। सर हम ना कम खुश हैं क्योंकि वे लाला का वध करना चाहते थे। साथियों, यहाँ लाला में केवल हमने ला से ही आपको शब्द अर्थ लगाना, केवल ला। ठीक। वापस मैं बोल रहा हूँ, फारसी अर्थ, सर हम ना कम खुश हैं क्योंकि वे लाला का वध करना चाहते थे। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इनका किस प्रकार से ये क्या चीज़ है। सर हम ना कम खुश बे हर लाबत, ये सभी कौन से शब्द होते हैं? फारसी। अब मैं आपको एक एक का बता रहा हूँ। ठीक है साथियों। सर का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। जब सरपंच, सरदार, सरताज, सरकार, इस प्रकार का कोई आता है तो आप समझो ये क्या है? फारसी शब्द। आपको फर्स्ट जो उपसर्ग दे रखा है उससे पता लगाना, फर्स्ट शब्द से, कि ये कौन सा उपसर्ग है। जब सर से कोई वाक्य चालू हो, हमसे हो, ना से हो, कम से हो, कुछ से हो, बे से हो, ला से हो, बस से हो, तो आप सभी समझो ये फारसी उपसर्ग है। ठीक है। हम का अर्थ होता है साथ, हम राज, हमदम, हम वतन, हम सफ़र, हम दर्द। ना का अर्थ होता है नहीं, ना पसंद, ना काम, ना बालिग, ना जायज़, ना लायक, नाराज, नादान। ये सभी ये सब कौन से उपसर्ग कहलाएंगे साथियों? फारसी। ठीक। कम का अर्थ होता है अल्प, कम अक्ल, कम उम्र, कम जोर, कम समझ, कम भक्त। ठीक। कुछ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशबू, खुशखबरी, ये सारे फारसी उपसर्ग हैं।
बे का अर्थ होता है रहित, बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेहिसाब, ठीक है। हर का होता है प्रत्येक, हर दम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर घड़ी, ठीक। ला का अर्थ होता है परे या बिना, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह है, लापता, लाजवाब। बद का अर्थ होता है बुरा, बदबू, बदचलन, बदमाश, बदनाम। जब ये सभी इनमें से कोई भी एक वाक्य आता है तो फ़ौरन आपको बताना ये कौन सा उपसर्ग है, फारसी उपसर्ग, ठीक है साथियों। वैसे तो हमने आपको पहले भी बताया, हमारे वीडियो के माध्यम से हमने आरएसआर की ऑब्जेक्टिव पुस्तिका भी निकाली है जिसमें 850 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पुस्तिका की विशेषता हमने आपको कई बार बताया कि इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, हमने इसको चैप्टर वाइज लिया है, ठीक है। दिनांक प्रतिस्थापित भी चैप्टर वाइज लिया, जितने परिशिष्ट है, अधिनियम है, नियम है, विगत प्रश्न सभी का समावेश किया है साथियों इसमें, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं अरबी उपसर्ग की, ठीक है। अंग्रेजी फारसी कर ली, अब अरबी उपसर्ग की, ठीक। अब ध्यान रखना, बिला अलकायदा एन मौके पर गैर आदमियों को लाता है, ठीक है साथ। तो अब हमने किसकी चर्चा की, एक तो हमने चर्चा की आपको बिला, यहाँ अलकायदा में केवल अल शब्द को लेना है। किस शब्द को लेना है आपको, केवल अल शब्द को लेना है, ठीक। एन मौके पर केवल एन शब्द को लेकर, और गैर आदमियों को केवल गैर को लेना है, को लाता में केवल ला शब्द को लेना है, ठीक है। अब आप समझो, बिला अलकायदा एन मौके पर गैर आदमी को लाता है, ठीक। तो अरबी शब्द में कौन कौन से शब्द होते हैं, अल, एन, गैर, बिला, ला, क्या क्या होते हैं, अल, एन, गैर, बिला और ला। अब हम ये कैसे यूज करेंगे इनको, जैसे कि अल का अर्थ होता है निश्चित, अल गरज, अलविदा, अलबत्ता, अलबेला, ये सारे अरबी है। एन का अर्थ क्या होता है, ठीक ठीक, एन वक्त, एन जगह, एन मौका। गैर का अर्थ होता है रहित और भिन्न, गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब। बिला का अर्थ है बिना, बिला कसूर, बिला वजह है, बिला कानून। ला का अर्थ होता है परे या बिना, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह है, लापता, लाजवाब, ठीक है साथियों, समझ रहे हो। अरबी शब्द का अब आपको माइंड में फिट हो गया, बिला अलकायदा एन मौके पर गैर आदमी को लाता है। तो इससे आप जो ये शब्द दिए गए हैं, बिल, अल, एन, गैर, ला, ये सब कौन से होते हैं, अरबी उपसर्ग। अब हम चर्चा करेंगे साथियों हिंदी उपसर्ग के बारे में, आपसे हिंदी उपसर्ग में चर्चा करें, ठीक है। दुकान पर नाना बहू ओचो नाम के व्यक्ति पर शक करते थे, क्या, देखो साथियों वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। दुकान पर नाना बहू ओचो नाम के व्यक्ति पर शक करते थे, कुसम ने ऐसा करने पर 30 पच का अर्थ आपको लगा ना पंच से, ठीक है। कुसम ने ऐसा करने पर 30 पच अर्थात पंच लगाए जी भर कर। इसने कहा कि आप उन पर बिन वजह अध शक मत करा करो, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये हिंदी के पूरे उपसर्ग नहीं हुए लेकिन हमने लगभग उपसर्ग इसमें ले लिए साथियों। अगर इनमें से कोई भी उपसर्ग आता है तो आप ज़रूर करने की कोशिश करना। आप एक बार इसको वापस सुना, रिपीट करना। हिंदी के उपसर्ग में दुकान पर नाना बहू ओचो नाम के व्यक्ति पर शक करते हैं, कुसम ने ऐसा करने पर 30 पच, यहाँ पच का पंच अर्थात 30 पंच लगाए जी भर कर। इसने कहा कि आप उन पर बिन वजह अध शक मत करा करो। तो इसका मतलब यह हुआ साथियों, जबकि दू शब्द से कोई उपसर्ग चालू हो, का से हो, न से हो, पर से हो, नाना से हो, बहु से हो, ओ से हो, चौ से हो, स से हो, कैसे हो, कू से हो, सम से हो, पर से हो, ती से हो, ठीक है, स से हो, पस से हो, बर से हो, आप से हो, उन पर बिन अध शक कह, इन सब से जब भी कोई वाक्य चालू होता है तो साथियों इसका मतलब है कि ये सारे हिंदी उपसर्ग हैं, ठीक है साथियों। कौन सा उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, जैसे दू से कोई वाक्य चलो, दू का अर्थ है दो या बुरा, दुरंगा, दूर लत्ती, दुनाली, दुराहा, ये सारे हिंदी उपसर्ग हैं। का से कोई वाक्य होता है तो कायर, कापुरुष, काजर। न से होता है नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति। बहु से बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, ये जब भी आते हैं आपको बहु याद रखना है। अगर इस प्रकार से कोई आप सुना जाता है तो आपको माइंड में रहना चाहिए, ये सब हिंदी है। नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार। ओ का अर्थ होता है अब,
ओगुन, ओगट, ओसर, ओतार, चो का अर्थ होता है चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौमुखा। चिर का अर्थ होता है सदैव, चिरकाल, चिरायु, चिर परिचित, चिर स्मरणीय। स का अर्थ होता है रहित, सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सक्रम। का अर्थ होता है बुरा, कपूत, कलंक, कठोर। कु का अर्थ होता है बुरा, कुरूप, कुपुत्र, कुक्रम, कुख्यात, कुमार्ग। सम का होता है समान, समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समग्र। उनका अर्थ होता है एक कम। साथियों ये महत्वपूर्ण है इसलिए हमने इसको बोल्ड भी किया। 19 अर्थात उन प्लस 19 अर्थात 20 में एक कम। उन प्लस 30 मतलब 30 में एक कम। 29, 19, 29, 39, 49, 59, 79। ठीक। पच का अर्थ होता है पाँच, पच रंगा, पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी। भर का अर्थ है बुरा, भर पेट, भरपूर, भर मार, भरपाई। ठीक है साथियों। आप का अर्थ होता है श्रम, आप काज, आप बित्ती, आप कही, आप सुनी। अध का होता है आधा, अध मरा, अध पका, अध जला, अध गला। और बिन का अर्थ होता है बिना, बिन खाया, बिन ब्याह, बिन बोया, बिन मांगा। साथियों समझ में आया आपको? मैं एक बार हिंदी के उपसर्ग एक बार वापस करा देता हूँ। इसमें कुछ उपसर्ग अभी भी छूट गए हमसे, लेकिन हमने अधिकांश उपसर्ग आपसे ले लिए। कम से कम ये 10-15 उपसर्ग है, 22 है, तो 10-15 आप इसमें याद कर लेंगे इस कहानी के माध्यम से। दुकान पर नाना बहू ओचो नाम के व्यक्ति पर शक करते थे। कुसुम ने ऐसा करने पर 30 पच अर्थात 30 पंच लगाए जी भर कर। इसने कहा कि आप उन पर बिन वजह अतिशक मत करा करो। ठीक है साथियों। अब हम आपको बताते हैं संस्कृत उपसर्ग। जब आपको र की मात्रा दिखे तो आप बता सकते हैं कि वह संस्कृत उपसर्ग है। साथियों ये अपवाद स्वरूप में हमने बताया कि जब ऑप्शन में आपको ऐसे दिखे तो आप इसमें आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन सा उपसर्ग है। ठीक है साथियों, ये एक अपवाद के रूप में हमने निकाला। ठीक है साथियों। जैसे कि अतिक्रमण, अनुक्रम, अपकीर्ति, उत्कृष्ट, उच्छ्वास, दूर, दुर्गुण, दुर्दशा, दुस्सह, दुष्कर, दुष्कर्म, निर्जर, निर्यात, प्रारंभ, प्रहार, पर्यटन, व्यर्थ इत्यादि। समझ गए? आप कहना मतलब र की मात्रा अगर लग रही है तो आप अधिकांश में ये संस्कृत उपसर्ग ही माने जाते हैं। ठीक है, सभी में नहीं मान जाते साथियों के, अधिकांश में। ठीक है। अब महत्वपूर्ण उपसर्ग मैं आपको ये करा रहा हूँ, शायद इसमें से आपको एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। संस्कृत उपसर्ग की बात करेंगे केवल। अति का जब आपसे अति उपसर्ग पूछा जाए तो देखो अति, अतियुक्ति, अतीन्द्रिय, इन तीनों में कौन सा उपसर्ग लगेगा? आपको कहना अति। अध्यक्ष, अध्ययन और अधीन, इसमें लगेगा अधि। ठीक। अनु, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद। साथियों ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनु और अन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। अब अनु जब आपसे पूछे अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद, तो इन सब में कौन सा आएगा? अनु। अब अन जब अनुपयोगी आता है तो सभी साथी क्या करते हैं? अनु लगा देते हैं। ये गलत हो जाता है। ये कौन सा उपसर्ग कहलाएगा? अनुपसर्ग कहलाएगा। ठीक। अनुपयोगी, अनेक, अनिष्ट, अनुपयुक्त। साथियों जैसे क्या होता है, जैसे अनु प्लस प्रयुक्त, ये इसका मतलब कि जब तोड़ते हो तो ये गलत तोड़ रहे हो आप। अनु और अनुपयोगी, अनुपम, अनुचित, ये सारे अनुपसर्ग है और अधिकांश साथी क्या कर देते हैं? अनुपसर्ग कर देते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो साथियों इनको आप रट लो। ठीक है साथियों, वापस मैं कर रहा हूँ। पहले अनु की वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। अनु, अन्वय अनु होता, अन्वीक्षण भी अनु होता, अन्वेषण भी अनु होता, अनुच्छेद भी अनु होता है। अनुपयोगी अनह होता, अनेक भी अनह होता, अनिष्ट भी अनह होता, अनुपयुक्त भी अनह होता, अनुपम भी अनह होता, अनुचित भी अनह होता, अनन्य भी अनह होता है। ठीक। अब युदय और अभिष्ट कौन सा होता है? अभि। उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास, उसमें कौन सा उपसर्ग होता है साथियों? उत उपसर्ग होता है। ठीक है। दुरु है, दुर्गण, दुर्दशा में कौन सा होता है? दुर। दुष्कर, दुष्कर्म में होता है दुस्सह। न्यून, न्यान, न्यास में होता है नि। साथियों ये महत्वपूर्ण है। न्यून, न्यास और न्यास में क्या होता है? न्याय में क्या होता है? नि। निरोग और निरस में होता है निर। क्या होता है? निर। ठीक है। निश्चय, निष्काम में होता है निस्सह।
प्रारंभ, प्रोज्वल और प्रार्थी में होता है प्र। पर्याप्त, पर्यटन, पर्यावरण, पर्यंत में होता है परि। साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त, पर्यटन, पर्यावरण और पर्यंत में कौन सा होता है परि। प्रत्याशा, प्रतीति और प्रत्युत्तर इसमें होता है प्रति। व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन में होता है वि उपसर्ग। क्या होता है? व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम और व्यंजन में होता है वि उपसर्ग। सवलभ और स्वागत में कौन सा होता है साथियों? सु उपसर्ग। साथियों ये हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण कराए हैं। कुछ अन्य और रह गए, वो एक बार करा देते हैं आपको। प्रादुर्भूत में होता है प्रादुर। पूर्वाग्रह में होता है पूर्व। प्रागैतिहासिक में होता है प्राकः। सहानुभूति में होता है सह। साथियों ध्यान रखना, अधिकांश क्या करेंगे सहानुभूति में सहा कर देते हैं, नहीं सह करना आपको, ठीक है। प्रातःकाल, प्रातः वंदना, प्रातः स्मरण में प्रातरः क्या आएगा? इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या आएगा? प्रातरः। तल्लीन, तन्मय, तदित और तद्भव में होता है ततः। क्या आएगा? ततः। सद्गति, सज्जन, सच्चरित और सद्धर्म में आएगा सत्य। सतः क्या आएगा? सत्य। साथियों यदि आपको हमारे उपसर्ग अच्छे लगे हो तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।